हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की कक्षा 8 का अध्याय मास्को से कीव तक को पढ़ने जा रहे हैं। वैसे इस बात को जानना चाहिए कि हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोलना ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला और उसके महत्व से भी अवगत कराता है। तो आइए इसे प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय 10, मास्को से कीव तक। पाठ परिचय में हम जानेंगे कि इस वृत्तांत के लेखक नरेंद्र भटनागर ने भारतीय कलाकारों के दल के साथ रूस की यात्रा की। इस भ्रमण का वृत्तांत धारावाहिक के रूप में आजकल पत्रिका में प्रकाशित भी हुआ था, यानी एक सीरियल भी बना था जिसका नाम था आजकल। यह पाठ उसी यात्रा वृत्तांत का एक अंश है, एक हिस्सा है। इसमें लेखक ने मास्को से कीव तक की ये रेल यात्रा का अत्यंत बहुत ही रोचक और मनोहारी वर्णन किया है। तो आइए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। यह यात्रा लगातार 24-25 घंटे की थी। ट्रेन के साथ खाने की बोगी नहीं थी। क्या नहीं थी? खाने की बोगी यानी पेंट्री नहीं था। मेरे मित्र बोरिस टोकरी भरकर भोजन लाए थे, क्योंकि वहां पर 24-25 घंटे खाना क्या खाते नहीं था, इसीलिए वो खाना लाए थे। उनका ध्यान चारों ओर रहता था। कौन मांसाहारी है, कौन शाकाहारी है, किसको फल चाहिए और किसे पनीर पसंद है, वे सब बातें उन्हें मालूम थी। यानी वो सबके टेस्ट के अकॉर्डिंग खाना लाते थे, उन्हें सब कुछ मालूम था। ट्रेन का कंडक्टर भी बीच बीच में आवश्यकता अनुसार यानी जरूरत के हिसाब से नींबू, गरम चाय या कॉफी दे जाया करता था। मॉस्को से ट्रेन चलने के बाद से ही मैं देख रहा था कि दोनों ओर की जमीन समतल है, यानी सपाट है, प्लेन है। बचपन में रेलगाड़ी द्वारा पूर्वी बंगाल यानी अब जो बांग्लादेश है, उनमें से जो दृश्य देखे थे वही आंख के सामने उभर उठे। तब वे दृश्य हमें कितनी ही विचित्र भावनाओं से भर देते थे। कितने ही परिचित और अपरिचित पक्षी बंगाल के इन वनों में देखे जा सकते थे। फिर तो वन धीरे धीरे नष्ट होने लगे, यानी खत्म होने लगे जंगल। बड़े होकर जब भी उस रास्ते से गुजरता हूँ, बार बार मन में यही बात आती है कि इस प्रकार वन भूमि को नष्ट करके हमने क्या पाया, यानी जंगलों को काट कर, वनों को काट कर हमने आखिर क्या पाया, हमें क्या मिला। पिछले सालों में संथाल, परगना, गया, हजारीबाग के अंचलों में जंगलों की बहुत हानि हुई, बहुत नुकसान हुआ। वसुंधरा भी इसका प्रतिशोध ले रही है, यानी जो प्रकृति है वो भी इसका बदला ले रही है। शुष्क निष्ठुर होकर प्रकृति कैसे हो गई, शुष्क हो गई है और निष्ठुर हो गई। वन संपत्ति को हमने थोड़े से धन के लालच में, धन के लोभ में हर साल काट काट कर समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया है। अब जब विपत्ति ने दरवाजे पर दस्तक दी है तो हम थोड़े बहुत पेड़ लगा रहे हैं। इस तरह क्या समस्या का समाधान हो पाएगा? थोड़े बहुत पेड़ों से समस्या खत्म हो जाएगी? रूस, पोलैंड, पश्चिमी जर्मनी में ट्रेन से यात्रा करते समय इतने सुनियोजित वन के क्षेत्र देखकर ऐसी बातें मेरे मन में उठ रही थी। वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे थे। ट्रेन चलती गई, इसकी चाल धीमी है। बीच बीच में स्टेशन आते हैं, ट्रेन रुकती है, लोगों का उतरना और चढ़ना देखता हूँ। स्टेशन पर कॉफी, बिस्किट, सैंडविच और सिगरेट की दुकानें हैं। न तो फेरी वाले हैं, न तो गरम गरम चाय, गरम पानी, सिगरेट की सुरीली आवाजें नहीं है। यात्री अपना थोड़ा सा सामान खुद ही उठाते हैं, इसके लिए कुलियों का भी जमघट नहीं है, यानी कुली भी वहां पर मौजूद नहीं है। यहाँ गाड़ी में 2 प्रकार की व्यवस्था होती है। एक तो स्लीपिंग कार, जिसमें गद्देदार बेंचें होती है, रात में कंबल और चादर दी जाती है। पूरी कार की एक कंडक्टर होता है, पूरी कार का एक कंडक्टर होता है जो बीच बीच में चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाकर देता है। साधारण श्रेणी में हमारे देश की तरह ही गद्दे रहित
काठ की बेंचें होती हैं, जैसे हमारे यहाँ नकली की बेंच होती है, उसी तरीके से यहाँ पर भी साधारण उसमें वही स्थिति पाई जाती है। रेलवे लाइन के दोनों ओर मैदान, वन, ग्राम फैले हैं, गांव है दोनों तरफ में। गांव में लकड़ी के छोटे छोटे घर, चारों ओर फल सब्जियों के बाग, घरों के पास गाय, घोड़े, मुर्गी आदि घूम रहे थे। सिर पर सफेद कपड़ा बांधे और गाउन पहने स्वस्थ रूसी युवतियां घर के कामकाज करती दिखाई दे रही थी। ट्रेन को देखकर वे भी हमारे देश की तरह रुककर खड़ी हो जाती। बहुत विस्तृत देश है रूस, यानी बहुत फैला हुआ है रूस। इस देश में घूमना फिरना धरती के सानिध्य में रहकर ही किया जाती। तभी उसके ग्रास्य ग्राम्य यानी गांव के जीवन, कृषि, वन संपदा और जनसाधारण को देखा जा सकता है। लेकिन अभी तो ट्रेन की खिड़की से ही देखकर हमें संतोष करना पड़ा। पुराने दिनों के रूसी साहित्य में हमने इस देश का विवरण पढ़ा है। हमसे पता लगता है कि वहां पर भी जनता की दुर्दशा हमारे देश से कम नहीं थी। रूस को 2 महायुद्धों का सामना करना पड़ा, फिर भी अपनी पिछली दुर्दशा और महायुद्धों से हुए विनाश को धो धोकर बिल्कुल साफ कर दिया है। नदी के किनारे पहाड़ को छूती हुई रेलवे लाइन दूर तक जाती है। नदी के ऊपर एक बहुत बड़ा पुल है, उस पर रेल और मोटर के गुजरने की व्यवस्था है। पुल के ऊपर ट्रेन और मोटर गुजरती है। ट्रेन से नदी के बीच नहाते हुए लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। लोग जो नदी में नहाते हैं वो नीचे दिखाई देते हैं। गर्मी के इस दोपहरी में हजारों लोग जल में तैर रहे हैं, पानी में तैरकर गर्मी को कम कर रहे हैं। कुछ लोग छोटी छोटी नाव में मछली पकड़ने का कांटा लिए बैठे हैं। मोटर बोट तेजी से दौड़ रही है। नदी किनारे से कीव स्टेशन लगभग 1.5 मील दूर है। शहर के मकान आदि पुल से ही नजर आने लग जाते हैं। शहरों में जो मकान है वो दूर पुल से ही नजर आते हैं। स्टेशन पहुंचने पर देखा कि बोरिस के बहुत से रिश्तेदार हमारा स्वागत करने के लिए वहां पर मौजूद है, उपस्थित है। हम घर पहुंचे, रात को बैठक जमी। बोरिस की भांजी ने गीत सुनाया। अत्यंत यानी बहुत मधुर कंठ है, बहुत अच्छा, बहुत मीठा गला है। मोहक सौंदर्य और देश के लोक संगीत की मिठास, यूरोपीय संगीत से हमारे संगीत का जो भेद है उस समय वह कतई मालूम नहीं हो रहा था। समानता ही अधिक प्रतीत हो रही थी। अनुरोध करने पर उसने एक गीत और सुनाया। धीरे धीरे हम लोग भी ताली बजाने लगे और माहौल बन गया, यानी समा बन गया। इस पाठ के रचयिता है नगेंद्र भट्टाचार्य। तो हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा आज यही समाप्त होती है। फिर से ऐसे हिंदी साहित्य की कक्षा में रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।